घर पर रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना से लड़ाई में आपके साथ है सोहम। नमस्कार, सोहम चैनल के दर्शकों का कोरोना से डरोना कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम हम हर रोज इसलिए करते हैं कि हम सब अपने घर में बैठकर कोरोना के विरुद्ध एक जंग लड़ रहे हैं। सबको कुछ न कुछ छोटा बड़ा असर हुआ है, आर्थिक असर भी हुआ है, सामाजिक असर भी हुआ है, मानसिक रूप से भी सब टेंशन में है, डर में है। क्या होगा क्या नहीं होगा, वो एक प्रकार की अनिश्चितता हर क्षेत्र में है। आज हमारे मेहमान हैं श्री मनोज देसाई, जो कि अमिताभ बच्चन श्रीदेवी की खुदा गवाह फिल्म के प्रोड्यूसर रह चुके हैं और G7 और मराठा मंदिर सिनेमा हॉल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मनोज भाई, आपका स्वागत है। सर, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं श्री अर्जुन बाजवा जी, जो कि जाने माने मॉडल और एक्टर हैं। सिर्फ हिंदी ही नहीं, तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने बहुत काम किया है। रुस्तम, फैशन, कबीर सिंह, सन ऑफ सरदार, ये सब उनकी फेमस हिंदी फिल्म है। और 2611 सेज एक वेब सीरीज अभी बहुत पॉपुलर है, उसमें भी अर्जुन जी का बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर है। अर्जुन जी, आपका सोहम में इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज के हमारे थैंक यू, वेलकम। और आज के हमारे तीसरे मेहमान हैं श्री असित कुमार मोदी जी, जो कि लॉन्गेस्ट रनिंग और बहुत पॉपुलर सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर हैं, नीला टेलीफिल्म्स के मालिक हैं और खुद एक्टर और डायरेक्टर भी है। असित कुमार मोदी जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। अभी इस माहौल में सब कुछ बंद है, पर आज हम सब एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबका टेंशन ये है कि सबसे पहले थिएटर्स बंद हुए, सिनेमा हॉल्स बंद हुए, शूटिंग बंद हुआ, और सबसे अंत में सिनेमा हॉल खुलेंगे और शायद शूटिंग भी सबसे अंत में शुरू होगा। तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान या सबसे अधिक अनिश्चितता एंटरटेनमेंट फील्ड में है। मनोज जी, आप थिएटर के मालिक हैं, आप हमें क्या वर्तमान परिस्थिति है, आप इस परिस्थिति से कैसे लड़ रहे हैं, क्या आयोजन है, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे मनोज जी? सर, बिल्कुल परफेक्ट प्रिकॉशंस के साथ अगर कोरोना से लड़ा जाए तो डरो ना, डरो ना, डरो ना। वही बात हमारे थिएटर की। सर, सबसे लास्ट नंबर हमारा आने वाला है, क्योंकि जहां पब्लिक गैदरिंग हो वहीं कोरोना ज्यादा फैलता है। और कोरोना खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में तहलका मचा दिया है, बाकी सब इंडिया को छोड़ के। हम हाईएस्ट हैं, और हम हाईएस्ट इसलिए है कि हम बिना मतलब भी घर में बैठ नहीं सकते, बाहर निकल जाते हैं, न करने जैसे काम करते हैं। और यही वजह से मुंबई और महाराष्ट्र कोरोना से भर गया है। और इसी चीज में मुझे एक बात मेरे सोहम के सब दर्शकों को बतानी है, बिल्कुल डरो ना। अगर सही प्रिकॉशंस लोगे, अगर हर 1 घंटे, आधे घंटे, पौने घंटे में कुछ एक्टिविटीज करते करते अगर आपको साबुन से हाथ धोने पड़े तो 20 सेकंड तक एक सरीखा हाथ धोते रहे, साबुन के फेस अपने दोनों हाथ पे कर दीजिए और उसको फिर पानी का उपयोग कम करते हुए उसको अपने हाथ से रवाना कर दे। तो ये सबसे पहला प्रिकॉशन है। दूसरा प्रिकॉशन, अटैचमेंट। 8-8, 10-10 आदमी एक ही रूम में रहे, ऐसी कोई कोशिश ना करे। आप अपने आप को भी, अपने फैमिली से भी थोड़ा थोड़ा दूर रखें। वो बात अलग है कि डाइनिंग टेबल पे इकट्ठा होना पड़ता है, तब प्रिकॉशंस के साथ इनको इकट्ठे हो। रही बात बाहर जाने की, क्योंकि मुझे हर महीने पगार करना पड़ता है डीडी गैलेक्सी और मराठा मंदिर का, तो मुझे जाना ही पड़ता है।
ये समझ लीजिए कि महीने में 2-3 बार तो मैं पूरा मास्क लगा के फुल प्रिकॉशंस लेके मैं जाता हूँ, अपना काम करता हूँ और वापस आ जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये है, ये बरोबर सुन लीजिए आप आशीष भाई, अर्जुन जी, सुन लीजिए कि आप सब मेरे से ज्यादा कॉशियस होंगे, आप मेरे से ज्यादा संभालते होंगे सब कुछ, लेकिन हमें हमारी जनता को बताना है कि हम जितना प्रिकॉशंस ले रहे हैं उतना ही प्रिकॉशंस आप सब लेंगे तो कोरोना महाराष्ट्र और मुंबई से जल्दी भागेगा, और जितना जल्दी भागेगा उतनी हमारी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। हम आर्थिक रीत से भी पीछे हैं, मेंटली अपसेट है, तो ये सबका एक ही इलाज है कि हम अगर ये सब कुछ की समन्वय करें, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला है, उसी तरह हर एक चीज के प्रिकॉशंस रखे, आई एम श्योर कि हम सक्सीडेड होंगे, और जैसे सक्सीडेड होंगे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चालू हो जाएगी। करेक्ट सर, थैंक यू। आशित भाई, सब शूटिंग बंद है, किसी का कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि ये तो रोज शूटिंग करो और रोज टेलीकास्ट करो, उस प्रकार का माहौल सभी सीरियल्स के लिए है। सभी सीरियल्स रिपीट चल रही है, सभी को ऐसा है कि जितना जल्दी शूटिंग शुरू हो, जितना जल्दी अटकी हुई कहानियां आगे बढ़े, इसकी सब वेट कर रहे हैं, पर सब जगह अनिश्चितता है। बहुत बड़ा पैसे की लागत लगी हुई है, लोग वेट कर रहे हैं, किसी के सेट्स बने हुए हैं और वो सड़ रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स और सामान सड़ रहे हैं, और शायद शूटिंग जब फिर से शुरू होगा तब शायद बरसात का मौसम शुरू हो गया होगा। ऐसे सब में बहुत कुछ अनिश्चित चल रहा है। तो एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये सब प्रोड्यूसर्स में, सब इससे कैसे लड़ रहे हैं, क्या आयोजन है, क्या तैयारियां हैं, ये जंग में आप कैसे शामिल है? आसित जी। हाँ, देखिए, हम सब लोग एक अनिश्चित काल में हैं। करेक्ट। जहाँ कल क्या होने वाला है हमको पता नहीं है, और ये जो है ना, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वाघ होता है ना, थी वाघ की सवारी हो गई, उसके ऊपर बैठे हैं तो भी डर लगता है कि कब तक ये वाघ पे बैठे रहेंगे। करेक्ट। और उतरेंगे तो डर लगता है कि वाघ खा जाएगा। करेक्ट। अभी शूटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो वर्कर आएंगे उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। आर्टिस्ट बहुत डेलिकेट होते हैं, क्योंकि शूटिंग तो आर्टिस्टों से ही होगा, तो सबका ध्यान रखना पड़ेगा। हम भले बोले कि डरे नहीं, लेकिन प्रिकॉशंस भी रखने पड़ेंगे। अभी प्रिकॉशन कैसे रखेंगे, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें अवेलेबल है, इतना सैनिटाइजर उपलब्ध होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी। धीरे धीरे देखो, सब कुछ चालू तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट। क्योंकि अभी तो ये हमको मान के चलना पड़ेगा कि भाई इसके साथ जीना है। करेक्ट। लेकिन ये भी ध्यान रखने का है कि प्रिकॉशन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं। करेक्ट। और सेकंड थॉट ये आता है कि अगर ये किसी को कुछ हो गया तो अब क्या करेंगे। करेक्ट। तो वो थोड़े से सवालों के जवाब नहीं है, वो जवाब आने वाले समय में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि अभी जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो डर को हमेशा भगाने का है। और हम कोई भी मनुष्य और कोई भी प्राणी जब अपना अस्तित्व पे सवाल आता है ना तो वो लड़ लेता है। करेक्ट। तो ठीक है, अभी तक लॉकडाउन में बैठे हुए सब घर में, मैंने दाढ़ी बना के रखी है, मनोज भाई ने तो एकदम मस्त कर दिया है, ऐसे मुझे शान के सकाल की याद आती है। तो मैं थोड़ा साधु जैसा हो गया हूँ। तो अर्जुन भाई अच्छे लुक में है, तो हम लोग का जो स्वभाव है वो
हमारा अस्तित्व टिकाए रखने का मनुष्य जाति का स्वभाव है। करेक्ट। और कोई भी कितना भी हो ना, जब अपना अस्तित्व की बात आती है, जब अपने रोजगार की बात आती है, तो आदमी कुछ भी कर लेता है। करेक्ट। तो हमको बाहर तो आना पड़ेगा, लेकिन कुछ सवालों के जवाब भी है। अरे कुछ जवाब नहीं मिल रहे हैं। करेक्ट। हम हाथ धोएंगे बराबर है, लेकिन हम जो प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि हमारे वर्कर कहाँ कहाँ से आएंगे। इतना बड़ा बम्बई शहर, जहाँ पे इतना बड़ा हमारा स्लम है, और बॉम्बे में किसी का फॉल्ट नहीं है। मैं सरकार को भी दोषित नहीं मानूंगा, क्योंकि किस तरह से आप करेंगे। ट्रेन में जो भीड़ होती है, बस में जो भीड़ होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करेंगे, तो ये तो वापस ऐसा है कि एक जन को लगता है तो 300-400 जन को लग जाता है। तो कुछ सवालों के जवाब थोड़ा समय के बाद जरूर मिल जाएगा। डरने से तो कुछ चलेगा नहीं, लेकिन इसके साथ जीना भी पड़ेगा। थोड़ा अनिश्चित का माहौल है, थिएटर के लिए ज्यादा है, क्योंकि थिएटर में भी क्या है कि थिएटर में वो लोग को मॉनिटरी नुकसान है। किसी को अलग अलग टाइप के नुकसान है। एक्टर को डर लगेगा, क्योंकि एक्टर तो भाई एक्टर का काम दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। अभी हम प्रोड्यूसर है, सबकी जिम्मेदारी लेनी है। हम सब इंसान के साथ काम कर रहे हैं, डायरेक्टर, लाइटमैन, सब लोग। तो किसी की सेफ्टी भी इतनी इम्पोर्टेंट है, जान भी इम्पोर्टेंट है। और एक बाजू जान भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इकोनॉमी भी संभालनी है। तो थोड़ा एक अलग जगह पे खड़े हैं। तो देखते हैं आगे, भगवान को प्रार्थना करते हैं इस सवालों के जवाब जल्दी मिल जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात आपने बताई कि सिर्फ आर्थिक नुकसान या आर्थिक साइकिल शुरू हो जाए यही महत्व का नहीं है, पर साथ साथ में सबको अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी है। तो वो हिसाब से मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर यूनिट में कैसे क्या किया जाए, ये भी एक सबकी जिम्मेदारी है। अर्जुन जी, एक सैड न्यूज मेरे ख्याल से कल मिले हैं कि कोई एक टेलीविजन के एक्टर ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या की है। ही वाज आई थिंक 32 इयर्स यंग, और उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने आत्महत्या कर ली है। तो क्या है कि इस लाइन में अलग अलग स्तर के अलग अलग प्रकार के एक्टर्स है। एक ऐसे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी काम है, ऑलरेडी वर्किंग थे और उनके काम अभी अटक गए, शूटिंग शुरू होगा तो फिर से काम शुरू हो जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। एक ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे ऑडिशन देकर छोटे मोटे 2-4 दिन के रोल कर कर अपना गुजारा करके स्ट्रगल कर रहे हैं। तीसरे ऐसा है कि जो स्टार लोग हैं, जो हाईली पेड है, तो उनको कोई आर्थिक टेंशन कुछ महीनों तक या सालों तक नहीं होगा, क्योंकि वो बड़ा पैसा चार्ज करते हैं। तो ये अलग अलग लेवल के एक्टर्स में अभी वर्तमान परिस्थिति क्या है, क्या चैलेंजेस उनके सामने, और सब किस तरह से लड़ रहे हैं, आप कैसे इसको देख रहे हैं अर्जुन जी? देखिए, मैं ये कहूंगा कि पहली बात, बड़ी दुखद बात है कि जो एक एक्टर है, उनका नाम था मनमीत ग्रेवाल, मैंने भी पढ़ा उनके बारे में कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब हम इस चीज को अगर ये कहें कि कोरोना की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर रही, तो शायद मैं इसमें थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि ऐसे वाकये पहली बार नहीं हुए हैं। काफी बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग जो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं और आर्थिक रूप से वो थोड़ा सा तंग हो जाते हैं या कहीं नहीं पहुंच पाते हैं अपनी उम्मीदों के हिसाब से, या उनके फैमिली होती है, खर्चा होता है, तो उस चीज को आप कोरोना से जोड़ेंगे तो शायद मैं कहूंगा कि ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोरोना से काफी पूरी दुनिया ही इफेक्ट हुई और बहुत खराब तरीके से हुई। मैं तो ये कहूंगा कि उनको थोड़ा सा शायद उनको अपना मानसिक संतुलन जो है और ज्यादा स्ट्रांग बना के रखना चाहिए था, कि एक थॉट जो होता है कि भाई ये भी वक्त निकल जाएगा, जब बहुत सारा वक्त निकल गया तो ये भी वक्त निकल जाएगा। बाकी टेलीविजन के बारे में मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, तो किसी ने एक वीडियो भी मुझे भेजा कि जो टीवी में अच्छे बड़े लेवल के एक्टर्स हैं, उनके पास पैसा भी है, वो पैसा चार्ज भी करते हैं, कमाते भी हैं। जो
वैसे एक्टर्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पर नहीं हैं, जिन्होंने अपनी शायद आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं किया हुआ, उनका ये होता है कि वो शूट करते हैं और शायद उनको 3 महीने बाद पेमेंट मिलती है। करेक्ट। तो जो 3 महीने तक आपने समझ लीजिए काम कर लिया, अगर कोई नया एक्टर आया है इंडस्ट्री के अंदर, उसने टेलीविजन शुरू कर दिया, उसके पास में कुछ खास पैसे नहीं है और वो 3 महीने तक काम करता रहा और 3 महीने के बाद भी अगर उसको पैसे नहीं मिले टाइम पे, तो फिर तो आई थिंक किसी की भी स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आप इस उम्मीद पे काम नहीं कर सकते कि मुझे 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं। रही बात ओवरऑल इंडस्ट्री की या ओवरऑल एक्टिंग से रिलेटेड अगर मैं कहूंगा, मुझे ये लगता है कि जो एक्टर्स हैं, जो जैसे आपने जिक्र किया कि जो ऑडिशन करते हैं और 4-5 दिन के रोल करते हैं और उनका अपना गुजारा कर रहे हैं, शायद उनका हर वक्त थोड़ा सा मुसीबत उनपे बनी रहती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अगला काम उन्हें कब मिलना है। और दूसरा ये होता है कि अगला काम अगर मिल भी गया तो उसका क्या होगा, पेमेंट कब मिलेगी, पिक्चर कब रिलीज होगी या उन्होंने जहां भी काम किया वो कब होगा। तो हर लेवल पर अपनी अपनी मुसीबत है। और मैं ये हर लेवल ऑफ एक्टर की बात नहीं करूंगा, फिल्म से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, सबका अपना अपना स्तर है, सबका अपना अपना एक फाइनेंशियल लेवल है और सबका अपना अपना एक लेवल ऑफ मतलब एक टैलेंट भी है, समझ लीजिए इंडस्ट्री में योगदान भी है। तो हर आदमी की अपनी मुसीबत है। सबसे ज्यादा दीपक जी इस टाइम जो परेशान लोग हैं वो है डेली वेज वर्कर्स, जो हमारी इंडस्ट्री में डेली वेजेस पे काम करते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉयज हों, टेक्नीशियंस हों, लाइटमैन हों, उनके लिए ज्यादा मुश्किल का वक्त मैं कहूँगा। एज एक्टर्स मैं ये जरूर कहूंगा कि जो एक्टर्स होते हैं ना, मैं अपने बारे में कहूंगा, उनका मेंटल लेवल जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि आप जब तक उतने स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आप इस तरह की इंडस्ट्री में, जो कि बहुत अनसर्टेन है, आप यहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि रोज आपको एक उतार भी मिलता है और एक चढ़ाव भी मिलता है, तो उस चीज को आप संभाले रखते हैं और अपने आप को संभालते संभालते मुकाम पर पहुंच जाते हैं। तो उनके बारे में तो मैं ये कहूंगा कि मतलब वक्त तो खराब है, नो डाउट। जैसे मेरी भी 2 फिल्में शुरू होने वाली थी, 2 और वेब सीरीज में करने वाला था। अप्रैल के एंड में तो मैं इनफैक्ट हैदराबाद में एक शूट करने वाला था और काफी लंबी चौड़ी वो शूट थी, 30-35 दिन की। तो अभी सभी चीजें जो है वो घरी की घरी रह गई, हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, मगर उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये वक्त जो है ये भी निकल जाए। और मैं तो यही कहूंगा, चाहे हमारे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे एक्टर्स हों, चाहे टेक्नीशियंस हों, कि बहुत सारी जंगें जीती जा चुकी हैं, शायद इस जंग में या इस रेस में भी हमें फर्स्ट आना है। तो बात तो परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी माहौल है एंड दिस टू शैल पास। ये तो मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ। और हम थोड़ा सा अपने आप को अगर स्ट्रांग बना के रखें आज के माहौल में, हम पूरा साल अपने आप को मोटिवेशन देते रहते हैं, हम अपने आप को पूरा एक स्ट्रांग बना के रखते हैं। तो ये वक्त है जो कि जितनी भी आपने स्ट्रेंथ अपने अंदर इकट्ठी की है उसको सामने लाने का। और उम्मीद ये करूंगा कि तकलीफ किसी को भी ना हो, इस तरह का माहौल या इस तरह की आवश्यकता किसी को ना पड़े कि अपनी जिंदगी से ही उन्हें खेलना पड़ जाए इतनी मजबूरी में। तो मैं तो ये कहूंगा कि जल्दी से ये माहौल ठीक हो और सब चीजें काबू में आए। मगर दीपक जी एक बार जरूर मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कोरोना से डरो ना। मुझे थोड़ा सा लगता है कि डरने वाली बात ऐसी नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि ये भी एक फ्लू है, एक किस्म से देखा जाए तो ये नया तरह का फ्लू है, और क्योंकि ये बहुत जल्दी फैल रहा है इसलिए लोगों को ज्यादा डर लगा। आप देखें अगर एक साल में पूरे देश में, हमारे देश में कहें या बाहर भी कहीं कहें, और बहुत सारी चीजों से लोग गुजर जाते हैं, जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो बहुत सारी चीजों से ज्यादा है। इस वक्त ये पूरी दुनिया में अचानक से एक ही बार में फैल गया है, तो उसके डर का माहौल बहुत ज्यादा बना हुआ है। तो इसका इलाज यही है कि हम डरे ना, डेफिनेटली डरे नहीं, प्रिकॉशंस लेकर चलें, अपने आप को जितना बचाकर चल सकते हैं वो चलें, मगर मानसिक संतुलन को अपने पूरा स्ट्रॉन्ग करके चलें, तो शायद ये लड़ाई हम लोग बहुत जल्दी जीत जाए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमें इससे लड़ना है और ये वक्त भी गुजर जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा अपना मानसिक स्ट्रेंथ बना के रखने की जरूरत है। मनोज जी, अगर लॉकडाउन के बाद जब भी सिनेमा हॉल खुलेंगे तब भी
ऐसा लगता है कि शायद सभी को आर्थिक मुश्किल होगी, तो आर्थिक तंगी में सबसे पहली कटौती या तो कर कसर सीधी एंटरटेनमेंट पे आएगी। तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी आग्रह सरकार भी रखेंगी, सभी रखेंगे। तो ऐसे माहौल में, और तीसरा ये है कि सबको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की अभी आदत हो गई है, घर बैठे सस्ता मनोरंजन भी मिल रहा है। ऐसे में सिनेमा हॉल चालू होने के बाद भी क्या क्या चैलेंजेस और किस तरह से टैकल करनी पड़ेगी, मनोज जी? सर, पहले तो चैलेंजेस ये है कि हर सिनेमा ओनर्स जो होते हैं उनके दूसरे बिजनेस होते हैं। कोई बिल्डर होता है, कोई डायमंड मर्चेंट होता है। हम पहले लोग हैं, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर के साथ, कि वी डोंट हैव एनी अदर बिजनेस देन दिस। खुदा का गवाह 1992 में बनाई, आई और गई। इट्स लाइक इन पासिंग खबर्स। ऑफ कोर्स एक दुनिया की बहुत बढ़िया फिल्म बनाई मैंने, उसका हम पूरे हिंदुस्तान को गर्व है कि जब अफगानिस्तान में वॉर चल रहा था तब वहां जाके शूट की, अमिताभ और श्रीदेवी और पूरे 200 के यूनिट को ले जाके। लेकिन रही बात थिएटर की, तो थिएटर में आशीष भाई भी एक बात जानते हैं कि एक डिस्टेंस रख के हमको थिएटर में बिठाया जाएगा। तो वो एक कपल आएगा, वो समझो ए रोक में 2 नंबर पे बैठता है और उसकी वाइफ 3, 4, 5 खाली रख के 6 नंबर पे बैठती है। तो वो लोग क्यों आएंगे मेरे वहां? They want to enjoy the film by remaining together। ऐसे बहुत कपल मेरे, क्यों मेरे पास कपल ज्यादा आते हैं उसकी वजह है, एक तो कम रेट, दूसरा सारी दुनिया की कॉलेज मेरे आजू बाजू है। मिट्टी बाई कॉलेज, एनएम कॉलेज, नेशनल कॉलेज, एमएमके कॉलेज, रिजवी कॉलेज, रहेजा कॉलेज। अब ये सब जाएंगे ना, ये सब मेरे वहीं आते हैं। अब रही बात मेरे पास 375 वर्कर है। मैं और मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण नाहर 3 महीने से तो लगातार पगार दे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मामला बिगड़ते जा रहा है। मैं यहाँ एक इंसान का मेंशन करूंगा, अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार जी ने मुझे कहा था कि मनोज भाई मुझे 1 महीने का पगार देने दो। मैं बहुत ही पोलाइटली उनको ना बोल दिया था कि नहीं सर ऐसा मत करिए, आप आपसे नहीं, मैं ओवरड्राफ्ट कर लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मैं पगार दे रहा हूँ। अब बात आगे घूमती है यहाँ पे कि ये सब पब्लिक को कैसे संभालेंगे। कोरोना जहां तक पूरा चला नहीं जाता वहां तक थिएटर खोलना नामुमकिन है, क्योंकि थिएटर में अगर 4 कोरोना हुआ तो उसका 400 हो जाएगा, और जिस दिन 400 कोरोना हुआ उसी दिन थिएटर को सील कर देंगे। वो चीज बहुत भारी है। एक बार थिएटर सील हो जाएगा, फिर उसको वापस लाना वो बहुत कश्मकश वाली बात हो जाएगी। आसिफ भाई जानते हैं, एक शूटिंग में से दया चली गई, मैं 500 बार बोला दूसरी दया लेके आओ ना यार। बोले मनोज भाई देखते मैं वो दया का इंतजार करता हूँ। उसी तरह मुझे भी पब्लिक का इंतजार करना पड़ेगा। करेक्ट। आपने बहुत बढ़िया। और आसिफ भाई के पास 400-500 दया है अभी, उसको क्या है ये दया में मुझे मालूम नहीं। मैंने 2-3 दया देखी, इंटरव्यू भी लिया, लेकिन वो ही दया के पीछे पड़े हैं। तो बोलने का मकसद क्या होता है कि अपना लगन होता है। आशीष भाई का कुछ वजह होगा, उसका कोई व्यू होगा वो दया के लिए, उसी तरह तारक मेहता के लिए। उसी तरह मेरे थिएटर के मेरे व्यू है। मैं कम रेट रखता हूँ, पब्लिक को घिस घिस के बुलाता हूँ, खास करके लोअर मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास मेरे थिएटर में कहीं नहीं गया। और इसका सक्सेस सबसे बड़ा पुरावा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे 25 साल से चला रहा हूँ। 25 वीक से नहीं, 25 साल से चला रहा हूँ सर। वो कब चल रही है? क्योंकि उसका रेट है, ऐसा रेट रखा है जो कोई माने नहीं। 3 घंटे का एंटरटेनमेंट 18, 20, 22। होटल का वेटर टिप भी नहीं लेता, बोले साहब ये इतना टिप नथिंग। तो ये चीज कब हो पाती है? जब आपको कुछ सेक्रीफाइस करना हो, आपको कोई रिकॉर्ड बनाना हो। गिनीज बुक से लेके सारी दुनिया का रिकॉर्ड बना लिया, हॉलीवुड में सबको खा गया। साउंड ऑफ म्यूजिक, गन्स ऑफ नेवरोन, सबको खा गया। हाईएस्ट 25 साल चली हुई फिल्म
इवन यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा भी, मेरे ख्याल से मरहूम यश चोपड़ा जी, आदित्य चोपड़ा जी वापस 25 साल वाली फिल्म नहीं बना पाएंगे। करेक्ट करेक्ट। तो ये आदित्य की पहली फिल्म थी। मेरा बोलने का मकसद ये है कि थिएटर सबसे लास्ट रहेंगे, थिएटर में बड़ी कश्मकश रहेगी और हम हकीकत में बहुत परेशान है, बहुत परेशान। करेक्ट। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी फिर से थिएटर चालू हो, फिर से लोग बड़े पर्दे पर अपने हीरोज को, अपने ड्रीम पिक्चर्स को देखने के लिए आए और हम सभी माहौल में जल्दी से जीत जाए। पर अभी जैसे अर्जुन जी ने बोला कि डेली वेजर्स का एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो आशीष जी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या माहौल है, प्रोड्यूसर्स ये डेली वेजर्स को या फिर छोटे मोटे एक्टर्स को जिन्हें आर्थिक परिस्थिति का इश्यू है, उनको कैसे मदद कर रही है? कोई वर्कर्स क्या अपने वतन वापस गए हैं और जो गए हैं वो वापस आएंगे? ये क्या क्या इश्यू है और उसको प्रोड्यूसर्स किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? आशित भाई देखिए, फिल्म, टीवी और ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है ना, वहां पे जो भी लोग है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वर्कर है, एक्टर है, वो सब लोग फैमिली की तरह रहते हैं। शूटिंग भी उसी माहौल में होती है, तो वर्कर को तकलीफ अभी हो रही होगी, लेकिन मुझे ये भी पूरा विश्वास है कि हर एक प्रोड्यूसर या थिएटर एग्जीबिटर हो गए, सब लोग, जो हमारी जो कम्युनिटी है, वो एक तरीके से बहुत यूनाइटेड है। यहाँ पे दिवाली भी साथ में मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं। तो वर्कर का ध्यान, तो मुझे लगता है हर एक इंडिविजुअल आदमी अपने अपने वर्कर का ध्यान रखता ही होगा। करेक्ट। जैसे अभी कहा इन्होंने कि भाई मैं अपने वर्करों का, थिएटर वर्कर में 375 वर्कर है, मैं ध्यान रखूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। मनोज भाई ने बहुत सही बात कही। तो वैसे सब लोग अपना वर्कर, मैं भी, मेरा जो यूनिट है तारक मेहता का उल्टा चश्मा का, आज बहुत लोग हैं। आज 10 साल से हमारा ये शो 12 साल होने पे है। तो ये मेरा फैमिली है, तो मैं भी ध्यान रखूंगा जहां तक मेरे से हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हम लोग सब संभाल लेंगे, पूरी इंडस्ट्री अपने वर्कर को, सबको संभाल लेगी। और अगर वर्कर के पास काम नहीं है, जो गांव गए वो वापस आ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो सब ठीक हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी। और जैसे अर्जुन जी ने कहा, वो भी बहुत सही बात है कि मानसिक संतुलन रखना है, और जिसके पास भी पैसा है वो सब ध्यान रखेंगे। अपने जो हिंदुस्तान के जो संस्कार है, भारत देश के जो संस्कार है, वो हम लोग सब इसको, किसी को जो अपने को मालूम है, अपने नजर के सामने है, उसको भूखा तो नहीं सोने देंगे। करेक्ट। बहुत अच्छी बात कही आपने आशीष जी, कि हम सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने दायरे में जो लोग हैं उनको संभाल लेंगे, और एक दिन वापस आएगा तो सब फिर से एक दूसरे को समझकर साथ में काम करते हो ही जाने वाले हैं। इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई मानसिक संतुलन गंवाने की जरूरत नहीं है, मानसिक संतुलन बनाए रखना है। पर अर्जुन जी, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खास करके जो एक्टर्स हैं, वो ऐसी कोई भी महामारी हो या ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो राष्ट्र हित में और जन जागृति में वो हमेशा आगे आए हैं, हमेशा छोटी छोटी फिल्म्स बनाई है, मोटिवेशनल स्पीचेस दी है, सोशल मीडिया पर अपील्स की है, और सरकार के साथ में रहे हैं, राष्ट्र हित के साथ में रहे हैं, क्योंकि एक्टर्स को सब मानते हैं, उनके एंडोर्समेंट का असर भी समाज में होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अक्षय कुमार जी जैसे और कई ऐसे लोग हैं जो तन मन धन से दान प्रदान ऐसी परिस्थिति में करते हैं जिससे दूसरे भी प्रेरित होते हैं। जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री राष्ट्र के लिए इतना कुछ करती है और अब ऐसा परिस्थिति आई है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री खुद परेशानी में है, तो ऐसे में क्या सरकार को
इस इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए या सबने मिलके कोई ऐसा प्रेजेंटेशन या मांग सरकार से की है? आपका क्या मानना है अर्जुन जी? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि एक जैसे हमने बार बार इस चीज को मानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक टेम्पररी माहौल है, थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, मगर ये मुश्किलें परमानेंट नहीं है। मैं यही मान के चलूंगा कि ये एक पासिंग फेज है और ये हर जगह के लिए है। धीरे धीरे जैसे आप देखें कि 1-1.5 महीना पहले जो माहौल था उसके हिसाब से चाहे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में भी देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी ढील बढ़ती जा रही है, अब लोग दिखना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरह से जीने की आदत पड़ जाएगी लोगों को। जैसे कि इसकी वैक्सीन भी निकल आएगी तो और ज्यादा खुल जाएगा माहौल और डर निकल जाएगा लोगों के दिमाग से कि अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो वो चीज को संभाल लिया जाएगा। बाकी रही बात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, मैं तो ये कहूंगा जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसने हमेशा देश के लिए, लोगों के लिए किया है। हम लोगों ने हमेशा से अपनी जो भी क्षमता है उसके हिसाब से, चाहे आर्थिक मदद हो या जिस तरह से आपने बोला कि मोटिवेशनल एक चीज हो, हमेशा वो सरकार के साथ मिलकर लोगों के लिए किया है। अभी मुझे लगता नहीं है कि हमें कुछ किसी के सामने, जैसे असित जी ने भी बोला, मनोज जी ने भी बोला कि हम सक्षम हैं अपने आप को संभालने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को संभालने के लिए, अपने इंडस्ट्री के लोगों को संभालने के लिए। और ये भी जरूर है कि हम सक्षम हैं कि सरकार की भी मदद करने के लिए, चाहे किसी तरह से भी। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें जरूरत नहीं है। अगर हम किसी काम आ पाए तो बिल्कुल हम जो है तैयार हैं, सब पर तैयार रहते ही हैं इंडस्ट्री के लोग, जैसे आपने बोला। और बात रही कि डिमांड रखने की, तो मुझे लगता है कि उसमें मनोज जी हैं, देखिए क्या मैं एज एन एक्टर अपनी तरफ से बात कर सकता हूं कि मेरी जो दरख्वास्त रहेगी या मेरी जो भी डिमांड रहेगी वो मेरे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स से रहेगी, जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मनोज जी उस स्थिति पर बैठे हैं, जैसे उन्होंने बोला कि वो एग्जीबिशनिस्ट, फाइनल प्रोडक्ट उनके हाथ में, दिखाना सब कुछ। तो आई थिंक बजाय के जो लोग पीछे काम कर रहे हैं या जो समझ लीजिए मतलब पर्दे के सामने वाले जो लोग हैं, उनका किसी तरह से भी सरकार के साथ में एक डायरेक्ट कोई भी लिंक मुझे लगता है बहुत क्लोजली नहीं रह पाता, बजाय कि उनका जो कि एग्जीबिशन में रहते हैं या जो ओवरऑल संभालते हैं, जैसे आसिफ जी प्रोड्यूसर हैं, वो संभालते हैं, उनका एक लेन देन जो है वो सरकारी महकमों के साथ रहता है। तो दोनों के ही मतलब मैं हित से ये बात कहूं कि फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत सक्षम है और इस तरह की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कुछ अभी स्थिति इस तरह की हाथ फैलाने की या मांगने की स्थिति आए। और मैं तो ये कहूंगा कभी भी ना आए। बाकी जरूर है कि कुछ समझ लीजिए जो पहले जैसे शूट्स होती थी तो काफी सारी उसमें सरकारी परमिशंस होती थी या बहुत कुछ उसमें अड़चने आती थी, तो शायद इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन काफी चीजों में दी जाए। इस तरह की मांग मुझे लगता है जरूर कि हमारे जो जितने भी गिल्ड्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर्स गिल्ड हैं या बाकी हैं लोग हैं, वो रखेंगे। मगर वो डिपेंड करेगा जब चीजें खुले कि कब शूटिंग स्टार्ट हो सकती है, कब फिल्में जो हैं वो रिलीज होनी शुरू होंगी जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं अभी तक। जब ये चीजों की एक जब मतलब ऑर्डर आ जाएगा कि आज से ये सब चीजें आप शुरू कर सकते हैं, तो शायद उसके बाद इस बारे में सोचने की जरूरत है। मगर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा जो मुझे समझ कभी कभी नहीं आती है। वैसे मनोज जी ने भी बात वो कही कि भाई थिएटर जो है आखिर में खुलेंगे, और दूसरा ये कि सोशल डिस्टेंसिंग। मुझे लगता है मनोज जी इस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं कहूंगा कि भाई 1 सीट छोड़ के 4 सीट छोड़ के आप बैठे, मगर जिस तरह का माहौल अब तक चलता आ रहा था कि एक किस्म से देखा जाए तो आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा होता था हर जगह पे, चाहे वो थिएटर हो, चाहे मॉल हो, चाहे, मुझे लगता है कि गलत मतलब माहौल है उसको ठीक करने का, मगर उस चीज को हमें ठीक कर लेना चाहिए था। थोड़ा सा सिविल सोसाइटी की तरफ, थोड़ा सिविलाइज तरीके से चलना, थोड़ा अपने आप को हाइजीन में रखना बहुत जरूरी था। चाहे वो हम फिल्म सेट की भी बात करें कि बहुत सारे लोग होते थे, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, जैसे मैंने जो मेरी सीरीज है स्टेट ऑफ सीज 26/11 के अटैक्स के ऊपर, दीपक जी उस दिन एक दिन मुझे याद है कि हम शूट कर रहे थे, एक फाइनल सीक्वेंस है उसमें किचन का सीक्वेंस है, जहां पर एनएसजी कमांडोज के बीच में और टेररिस्ट के बीच में गन फाइट हो रही है। वो किचन के अंदर वो हमने ट्यूलिप स्टार जो सेंटोर किचन है उसके अंदर हमने शूट किया।
तो उसकी किचन का एरिया समझ लीजिए 5,000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा ओवरऑल। उसके अंदर कम से कम 200-250 लोग थे। और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि उसमें जो काम करने वाले या एक्चुअल जो लोग हैं, चाहे वो अगर आप एक्टर्स लगाए तो 15 एक्टर्स थे, टेक्नीशियंस लगाए, मेन टेक्नीशियंस लगाए तो 15-20 टेक्नीशियंस थे, उसके अलावा अगर आप लोग लगाए तो 20-30-40 लोग लगा लीजिए आप, 70-80 लोगों से ज्यादा उसमें शूट नहीं किया। उसमें कम से कम 200 लोग थे उस दिन। तो मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि इन लोगों की इतनी जरूरत यहाँ पर है क्या। तो उस तरह का माहौल जो है शायद अब तक तो चलता आ रहा था, मगर अब सोशल डिस्टेंसिंग के और जितनी भी हमने प्रिकॉशंस लेनी है इस चीज को लेकर, कोरोना को लेकर, आने वाले टाइम में जितनी भी हमें हिदायत दी जाएगी सरकार की तरफ से भी सोशल डिस्टेंसिंग या हाइजीन मेंटेन करने की, उसमें ये माहौल की कटौती वैसे ही होने वाली है। मगर हर चीज के बारे में मैं ये कहूंगा कि कोरोना हो या कुछ भी हो, फिल्म इंडस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही लाइन है कि द शो मस्ट गो ऑन एंड इट विल गो ऑन। यस, हम आशा करते हैं कि शो मस्ट गो ऑन। दीपक भाई, मैं बीच में आना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अर्जुन जी ने जो बताया उसके मुतालिक ही मैं बात करूंगा। करेक्ट। कि गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए जरूर हमारे लिए। सारी दुनिया के पैकेज, सीतारामन जी 5 दिन आई, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। 5 दिन तक उनके लेक्चर भी सुनते रहा। क्लासिफिकेशन कोई नजर नहीं आया। चलो वो भी चलो आ जाएगा धीरे धीरे, नोटिफिकेशन भी धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग इतनी इंडस्ट्री पूरा मदद करती है सरकार को, तो सरकार का फर्ज नहीं होता? करोड़ों अरबों रुपए का अनाउंस किया, दे दो ना भाई थोड़ा हमारे इंडस्ट्री में, हमें दे दो पगार के लिए, हमारे थिएटर के लिए। हम हक से मांगेंगे कि हमने हक से तुम्हारे लिए किया। मोदी साहब के साथ रह के मैंने अहमदाबाद, गुजरात में, सूरत, सब जगह पे उनके साथ रहा हूं, उनको पर्सनली जानता हूं। मुझे उसका कोई फायदा नहीं उठाना, लेकिन एक बात तो पक्की है ना कि मेरे ख्याल से, हाँ दीपक भाई, एक बात तो पक्की है ना सर, हम जब किसी को कुछ सहायता करते हैं तो उनसे सहायता की उम्मीद भी रखते हैं। करेक्ट। नहीं, सही, बिल्कुल सही बात है मनोज जी। क्योंकि क्या है कि थिएटर भले बंद है पर उसका मेंटेनेंस तो लगता ही है, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। उसके जो टेक्नीशियंस है या स्टाफ है उसको भी आपको सस्टेन करना पड़ेगा। तो इसकी एक लिमिट होती है कि आपके पास 3 महीने 6 महीने की कैपेसिटी होती है, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके अलावा सर गवर्नमेंट को भी देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स देना है, बीएमसी को टैक्स देना है, इलेक्ट्रिक जो है हमारे अदानी साहब का भी मिनिमम जो है वो देना है। हम कुछ नहीं करते हुए ये सब कहां से लाएंगे? करेक्ट। तो सरकार को सोचना चाहिए, जीएसटी देना है, क्यों देना है? सब कुछ कर ही नहीं रहे। तो इसके लिए लाओ ना, कोई ऐसा हुक्म लाओ, नोटिफिकेशन लाओ कि इसमें से कोई चीज तुम्हें देनी नहीं है जहां तक तुम समझ नहीं जाते। वो तो बोलना नहीं है। ये नहीं सोचना मैं मोदी जी विरुद्ध हूँ, मैं बहुत बड़ा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, मैं कभी विरुद्ध हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। बोलने का मकसद एक है, जैसे आसिफ भाई ने बताया कि मुझे मेरे वर्करों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें से किसी को कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। उसी तरह मेरे पास भी 375 का स्टाफ है, उसमें अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं भी कहीं का नहीं रहूंगा। तो हमें थोड़ी तो मदद चाहिए ना, हमें थोड़ी तो मदद चाहिए ना। बहुत सही बात कही आपने कि इस माध्यम के थ्रू हो सकता है कि सरकार तक ये आपकी अपील पहुंचे और कुछ ऐसा पैकेज निकले कि सिनेमा हॉल्स को या एग्जीबिटर्स को या प्रोड्यूसर्स को कोई छोटा सा राहत मिल जाए, ऐसी अपेक्षा करते हैं। अभी थोड़ा वक्त कम है। आशीष जी, अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री ने आत्मनिर्भरता की बात की है और दूसरा ये हुआ है कि फोर्सफुली लोगों को गांधी मूल्यों के हिसाब से जीने की फर्ज पड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं कि जितना जरूरी है उतना ही खाओ पियो या उतने में ही जियो, ऐसी जीवन शैली अपनाने की एक फर्ज पड़ी है। आप गांधी मूल्यों में बिलीव करते हैं, मानते हैं, तो इसलिए आशीष जी आपको मैं पूछ रहा हूं कि आत्मनिर्भरता और गांधी मूल्यों की अभी महत्व बढ़ा है इस माहौल में, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता किसके लिए है?
जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर है, वो आत्मनिर्भर ही है। वो कड़ी मेहनत करते हैं, वो किसी के आधार नहीं रखते हैं। जब उनको जो कोई पगार नहीं दे पाया, जो उनका सैलरी नहीं दे पाया, वो अपने पैर पे ऊपर आत्मनिर्भर होके अपने गांव की तरफ चल दिए। तो आत्मनिर्भर किस मायने में वो हमको सोचने का है कि भाई आत्मनिर्भर हम हमारा काम खुद से करें। वो कुछ चंद लोगों के लिए है जो लोग सरकार के ऊपर बहुत सारी अपेक्षा रखते हैं। सरकार कहाँ से लाएगी पैसा? यानी वो मायने में देखना चाहिए कि आप अपना सॉल्यूशन ढूंढो। सरकार कहाँ लाएगी पैसा? सरकार के पास जो पैसा है हमारे टैक्स का पैसा है। अगर आज दे भी दिया तो कल टैक्स ज्यादा हो जाएगा। तो वो सब अलग अलग बातें हैं। आत्मनिर्भर होना वो तो हमारी संस्कृति है, और हम लोग सब जो हिंदुस्तान का हर आदमी, ये भारत देश का आदमी, हर एक आदमी आत्मनिर्भर ही है, तब जाके वो विदेश में सबसे बड़ा नाम कमाता है। करेक्ट। वो पत्थर खोद के भी पानी निकालता है। ये सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है। बस ये तो आत्मनिर्भरता तो है ही हमारे में। ठीक है, हम लोग और सोचना चाहिए कि हम अपने बल पे आत्मनिर्भर कैसे बने, और अभी नई सोच को कैसे हम लोग एडॉप्ट करें। बस अभी यही करना है। अभी यही करना है कि उस समझ से लेता हूँ। यस, अभी यही करना है कि हम सबको अपने आप को, हम सब खुद से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वही सोचकर चलना है और सबको साथ में लेकर भी चलना है। आज आप तीनों महानुभावों ने बहुत अच्छी चर्चा की, बहुत अच्छी माहिती भी दी और बहुत अच्छा मोटिवेशन भी सबको दिया। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप तीनों महानुभावों का मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उपस्थित रहें। आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं, और दर्शकों को मैं कहता हूं कि सब सेफ रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। हम सब साथ में मिलकर लड़ें और इस परिस्थिति से बाहर आए, विजेता होए और कुछ अच्छा माहौल बनेगा। इस आशा के साथ आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करता है। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिशा निर्देश: कोरोना वायरस से संक्रमण के खतरे को कम करें, साबुन और पानी से हाथ साफ करें, छींकते वक्त नाक और मुंह ढकें, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचें।